About the spine anesthesia. But before I really go into detail of the spine anesthesia, I would love to tell you about the anatomy, the indication, contraindication, and the advantage and disadvantages of the spine anesthesia. So the contents for today presentation it will be introduction of the spinal anesthesia, indication and contraindication of the spinal block, and what are the spinal cord anatomy and the technique and the procedure for the spinal block and drugs used during the spinal anesthesia, and what are the complications after or during the spinal anesthesia. So definition of the regional anesthesia or the spinal anesthesia. Spinal anesthesia is a form of regional न्यूरोऑक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया जिसमें आपके जो लोकल एनेस्थेटिक है या जो ओपियोइड है वो सब एरिकोनाइड में हम पुट करते हैं फॉर द सेक ऑफ एनाल्जेसिया और एनेस्थीसिया. So spinal block also called subarachnoid block or intrathecal block. The indication for the spinal anesthesia are the used as a wholly solely anesthetic procedure या जो है वो आप combination general anesthesia भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो फेमोरल या जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसमें आप जीए पे भी करते हैं बट साथ में जो है वो ब्लॉक पे लगा लेते हैं. सो यूज़ फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द लोअर एब्डोमेन जिसमें आपके पेल्विस ऑब्स्ट्रक्ट गाइनीज पेशेंट जो है वो आ जाते हैं, या यूरोलॉजिकल प्रोसीजर जो है वो आ जाते हैं, या जो पेरिनियल या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जिसमें ऑर्थोपेडिक स्पेसिफिकली ज़्यादा आ जाती हैं, वास्कुलर सर्जरी एज वेल. Spinal anesthesia is the best form of the short procedure. उसके बाद जो है फिर इट कैन बी यूज एज एनाल्जेसिया इंट्राथेकल ओपियाइड जो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं, या एलोन जो है वो ओपियाइड यूज़ करते जो है उसमें एनाल्जेसिया प्रोवाइड कर सकता है. कंट्राइंडिकेशन इसमें तीन जाते हैं. जो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है बिल्कुल आपने नहीं देना, वो पेशेंट रिफ्यूज़ल है, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन है, कोगुलोपैथी है, पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, या सेवियर हाइपोवॉल्यूमिया हो, या उस पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो, या माइट्रल स्टेनोसिस या आयोटिक स्टेनोसिस बिकॉज उसमें हम हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया अवॉइड करते हैं. रिलेटिव में ये है कि किन किन कंडीशन में जो है वो आप कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में आप नहीं कर सकते. इसमें आपके सेप्सिस आ जाती है, प्री एग्जिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, सेवियर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं. कंट्रोवर्शियल कुछ लोग उसको मानते कुछ लोग नहीं मानते. उसमें जो प्रायर सर्जरी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन या जो है वो प्रोलॉन्ग ऑपरेशन उसमें आप कुछ लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते कुछ लोग नहीं देते. टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू जो L1 लोअर बॉर्डर है, या अपर जो है वो अपर बॉर्डर ऑफ L2, ये आपका एडल्ट में होता है. इन्फेंट में ही तकरीबन फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर L3 तक पहुंच जाता है बिकॉज बच्चों में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा नीचे होता है. टॉकिंग अबाउट द डूरा मैटर और दी सब एरोकोनाइड स्पेसिस एंड दी सबड्यूरल स्पेसिस, तो वो एडल्ट में फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर S2 तक पहुंचता है और बच्चों में जो है वो S3 तक होता है. साइड कहाँ पे आपने लोकल ब्लॉक लगाना है, तो एडल्ट में L3 L4 या L4 L5, और इन्फेंट में जो है वो आपने L4 L5 बिकॉज वहाँ पे L3 पे उनका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट होता है. आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक जो आपके मिडल फिंगर है दोनों वो जो इलियक क्रेस्ट है उस पर ऊपर रखते हैं, और एक जो थम्स हैं आपके वो बनाते हैं, और उसको आप तफर लाइन कहते हैं. दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन जो कि आपके L3 L4 या L4 L5 को जो है वो इंटरस्पेस को जो है वो डिटेक्ट करता है. या जो है वो आप जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल आपकी जो हैंड की जो एनाटॉमी है आपके जो जो बोन्स हैं उसकी तरह बिल्कुल है. दूसरी बात ये कि जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग में हम बात करते हैं सेटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं. सेटिंग पोजीशन को आप मैटकैट पोजीशन भी कहते हैं, जो पागल बिल्ली उसको कहते हैं. लेटरल पोजीशन में जो है वो आपका आ गया जो फिटल पोजीशन जो नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप फिटल पोजीशन भी कहते हैं. प्रोन पोजीशन में आप जिस तरह चाकू नहीं होता उस कंडीशन में जो कि जिसको आप जेक एंड नाइफ पोजीशन भी कह सकते हैं, जो कि एनोरेक्टल प्रोसीजर के लिए या हाइपोबैरिक सोल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे आप स्पाइनल ब्लॉक लगा लेते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो प्राइस जो है वो होंगे. तो फर्स्ट आपके स्किन जो है वो क्रॉस करेगा, उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट होंगे, उसके बाद फिर आपकी जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है ये वाला वो क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स है वो क्रॉस करेगा, उसके बाद जो ये वाला रेड सा है उसको आप लिगामेंटम फ्लेवम कहेंगे,
इसको क्रॉस करेगा। उसके बाद जैसे आप लिगामेंटम फ्लेवियम को क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म होता है। तभी आप नेगेटिव प्रेशर स्पेस में जो इसको आपके ब्रिल स्पेस की थे वो आप एंटर होंगे, और उसके बाद जो है फिर आप जो ये कॉर्ड एक्वाना है जो जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टर्मिनेट हो रहा है उसके नीचे आपने जो है वो ब्लॉक लगाने होते हैं, जिसको आप सब एरिकोनाइड मैटर कहते हैं या सब एरिकोनाइड स्पेस कहते हैं। टेक्निक एंड प्रोसीजर फॉर द लंबर पंक्चर। सो इन्फॉर्म इनिशियली आपने इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, उसके बाद प्रॉपर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है उस पेशेंट की। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने फोकस करना जहाँ पे आपने स्पाइनल ब्लॉक लगाने, वहाँ पे तो कोई लार्डोसिस नहीं है, काइपोसिस नहीं, स्कोलियोसिस नहीं है, या वहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद जैसे आप उसकी बैक की एग्जामिन करते तो एक लोकल एनेस्थीसिया 2 to 3 cc जो है वो 1% लाडोकेन आप इंजेक्ट करते हैं लोकल इन्फिल्ट्रेशन के। उसके बाद फिर क्या आप प्रॉपर पोजीशनिंग करते पेशेंट की और पल्पेट करते उस एरिया को। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर स्क्रब करनी है। स्क्रब जो है वो आप जो विंडो मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं और जो सर्कल सिस्टम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्लीन द बैक विद एसेप्टिक सोल्यूशन, लोकेट अ सूटेबल इंटरस्पाइनल स्पेस आपने टफर लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद लोकल इन्फिल्ट्रेट करना है। उसके बाद जो जो स्पाइनल नीडल है उसको बिल्कुल मिड लाइन पे आपने प्लेस करना होता है, उसको फॉरवर्ड पुश करना होता है। वही बात आ जाती है कि सबक्यूटेनियस फेयर्स जो आपके इंट्रास्पाइनस लिगामेंट्स हैं, जो लिगामेंटम फ्लेवियम है, जो एपिड्यूरल स्पेस है वो क्रॉस करेगा और आपके सब एरिकोनाइड स्पेस पे पहुंचेगा। अब आपको किस तरह पता चल जाए कि ये सब एरिकोनाइड स्पेस है कि नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको एक क्लियर फ्लूइड आएगा बाहर, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीडल जो है वो इंजेक्ट करना होता है और साथ में फिर जो है उसको एस्पिरेट करना होता है कि स्टिल आपको जो नीडल है वो सी सेफ में है या आपको जो सब एरिकोनाइड स्पेस है उसमें है। उसके बाद आप एस्पिरेट करते जैसे सी से आएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने फ्लूइड जो आपकी सोल्यूशन है वो पुश करना है। कौन कौन से जो है वो यूज़ होते हैं, 2-3 किस्म के नीडल जो है वो यूज़ होते हैं। उसमें आपके जो बेबकॉक है या जो क्विंक है जिसको आप कटिंग शार्प टाइप जो कहते हैं उसको, इसमें पीडी पेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यूजली मेजॉरिटी हम अवॉइड करते हैं। और जो पेंसिल टिप है उसमें आपके विटाक्रा एंड स्प्रोटी जो है वो बेस्ट है, तो उसमें पीडी पेज के चांसेस बहुत कम है। अप्रोचेज़ की हम बात करें तो 2-3 अप्रोचेज़ हैं आपके। मिड लाइन अप्रोचेज़ हैं, सही है, पिरामिडियन अप्रोचेज़ हैं एंड टेलर मेथड अप्रोचेज़ है। तो ये जो आप देख रही हैं ये बिल्कुल जो इस एरिया में जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट है उसके बिल्कुल स्ट्रेट पे है, जो आप नीडल पुट करते हैं उसको आप मीडियन कहते हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या करते हैं, इस साइड पे जाते हैं, लेटरल पे जाते हैं और थोड़ा सा इन्फीरियर जाते हैं, तो ये आपका पैरामीडियन अप्रोच होता है, ये आप देख लें। बट आपकी डिग्री जो है वो तकरीबन 10 to 15 से होगा। 1 सेंटीमीटर आप जो है वो लेटरल जाएंगे मीडियल से, 1 सेंटीमीटर जो है वो इन्फीरियर जाएंगे। टेलर मेथड में जो है वो हम जो सुप्रा स्पाइनस है उसके अकॉर्डिंग हम जो इलियक स्पाइन है, सुप्रा इलियक स्पाइन, उससे हम जाते हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ये चार्ट मैंने मिरर से निकाला हुआ है। तो लाटोकैन जो है वो 5% और 7.5% डेक्सट्रोज के साथ दिया जाता है। तो उसकी जो डोजेज़ है वो अगर आप चाहते कि T10 तक आपका पहुँचे तो आपने 50 to 60 mg देना है। अगर आप चाहते थे कि आपका T4 तक पहुँचे तो आपने 75 to 100 mg देना है। अगर आप प्लेन देना चाह रहे हैं तो आप जो है वो 60 mg देंगे। अलॉन्ग विद एपिनेफ्रीन तो आपने 0.5 mg एपिनेफ्रीन जो है वो ऐड करना है, और जो चीज़ कंट्रीब्यूट कर ड्यूरेशन वो तकरीबन 75 से लेकर 100 मिनट तक वो काम करेगा। टेट्राकेन हम यूज़ नहीं करते, ब्यूफोकेन हम यूज़ करते हैं। तो वो हमने अगर T10 तक हमने अचीव करना है तो 8 से लेकर 10 तक हमने देना है, और अगर T4 तक तो 12 से लेकर 20 तक हमने देना है। और जो प्लेन हम ज़्यादा देंगे उसमें तकरीबन 90 to 120 mg देंगे। ड्यूरेशन इसका जो है वो 100 से लेकर 150 तक है। रोपिवाकेन वही बात आ जाती है, 5% एक्सट्रोज के साथ हम देते हैं। तो अगर आपके T10 लेवल जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं तो 12 से लेकर 18 तक है। अगर आपका T4 है तो आपके 18 to 25 mg, और जो आपका 8 से लेकर 110 तक जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है आपके। लीब्यूप्रोकेन का भी वही है। ये जितनी भी डोजेज हैं वो दिस इज़ द आइडियल फॉर द 70 kg पेशेंट एडल्ट मेल विद एवरेज हाइट। बेरिसिटी की बात कर लेते हैं तो कुछ ड्रग्स जो है वो आइसोबैरिक होते हैं, कुछ ड्रग जो है वो हाइपोबैरिक होते हैं, कुछ ड्रग जो है वो हाइपरबैरिक होते हैं। अब बेरिसिटी की बात आ जाती है, वो ड्रग जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल सी सिर्फ की जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.03 से लेकर 1.08 है, जो आपकी नॉर्मल सलाइन की है।
उससे उसकी उस ड्रग्स की जो पेरिसिटी है वो इसमें है 1 से लेके 1.003 से लेके 1.008 तक के बीच में है तो उसको हम जो है वो आइसोबैरिक कहेंगे उस ड्रग्स को। उस ड्रग्स की जो कि बेरिसिटी जो है वो या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वो 1.003 से कम है तो इसको हम आइसोबैरिक या हाइपोबैरिक कहेंगे, जो उसके आपके स्टीराइड वाटर है। उसकी एग्जांपल ये है। हाइपरबैरिक जो है वो उसकी बेरिसिटी 1.008 से ज़्यादा हो तो जिसको हम डेक्सट्रोज कहते हैं वो हाइपरबैरिक सोल्यूशन होगा। मेजॉरिटी हम हाइपरबैरिक यूज़ करते हैं। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली एंड इंट्रोपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं कि हाइपोटेंशन due to sympathetic nerve blockade, so common but usually easily treated with the intravenous fluid, and sympathomimetic drugs such as ephedrine and phenylephrine. ब्रेडिकार्डिया जो है वो हो सकता है अगर आपका नॉर्मली हम जो अचीव करते हैं, नॉर्मल जो हमारा डिमांड होता है वो T10 तक, हम चाहते हैं कि T10 तक हमारा स्पाइनल ब्लॉक हो। अगर आपका जो है वो अगर T1 से T4 और T1 को जो है वो क्रॉस कर देते हैं तो वहाँ पे कार्डियो एक्सेलरेटरी फाइबर है T1 से लेकर T4 तक, तो फिर वो हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया जो है वो काज करेगा कार्डियक अरेस्ट भी। उसके बाद नर्व या वोमिटिंग की जो एग्जांपल है वो ऐसा क्लियर नहीं है, बट इसको हम कोरिलेट करते हैं हाइपोटेंशन के साथ। आपका हाइपोटेंशन होगा तो आपके जो लिम्बिक सिस्टम उसको सप्लाई कम होगा, हाइपोथैलेमस है तो उसमें जो आपके CTZ रिसेप्टर है उसको उसकी डिस्टर्बेंस होंगी, उसकी वजह से आपके नाज़िया वोमिटिंग की चांसेस ज़्यादा है। हाई ब्लॉक की हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी ब्लॉक से जो है वो T10 से अबव हो, अगर T1 और T4 को जो है वो ब्लॉक करें तो उसको हम जो है वो हाई ब्लॉक करते हैं। उसके बाद अगर आपका T1 और T4 को जो है वो ब्लॉक करते तो कार्डियक एक्सेलरेटरी फाइबर तो कार्डियक अरेस्ट होगा। अगर उसके बाद C तक पहुंच जाती है सर्वाइकल तक तो आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपका वो क्रेनियम में चला जाए तो उसको हम टोटल स्पाइनल एपनिया कहते हैं या टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं। ये एल्गोरिथम मैंने ऐड किए हैं बिकॉज जो स्पाइनल एनेस्थीसिया मेजोरिटी हम ऑर्थोपेडिक एंड गायनी पेशेंट में हम देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने रिकॉग्नाइज़ किया एक हाइप स्पाइनल ब्लॉक हो चुका है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो रिकॉग्नाइज़ करें उसको। टिंगलिंग ऑफ द आर्म्स, शोल्डर वीकनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्लर्ड स्पीच हो, सेडेशन हो, तो आपने वो जो है वो रिकॉग्नाइज करने की दिस इज़ हाई स्पाइनल ब्लॉक। कॉल फॉर हेल्प, एनेस्थेटिस्ट को आपने आवाज़ देना है, ऑब्स्ट्रिक्टिशियन को आपने आवाज़ देना है, एंड जो रिससिटेशन इक्विपमेंट्स जिसके पास होते हैं उसको आवाज़ देना होता है। उसके बाद जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने, अगर वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है तो उसको ऑक्सीजन दें। अगर वो आप एपिड्यूरल इन्फ्यूजन स्टार्ट किया आपने तो उसको स्टॉप करें। कंसिडर प्लेसमिंग, उसको जो पोजीशनिंग है वो आप रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन में डाल दें, इसको आप हेड अप करते हैं। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सिचुएशन टू relative and ask a member of staff that not your anesthesia assistant to escort a relative from the room। जितनी भी आपके रिलेटिव उसको आप कहेंगे बाहर जाएं आप, ताकि वो पैनिक ना हो। एसेस पेशेंट, आपने एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटीज़, अगर वो है आपके एयरवे एंड ब्रीथिंग जो है वो कंप्रोमाइज्ड है तो आपने फिर क्या करना है, इसको इंट्यूबेट करना है, वेंटिलेशन करनी है। अगर वो पेशेंट फुल स्टमक है तो फिर आपने RSI विद द किलोडार प्रेशर जो है वो मैनेवर करना है। अगर बेबी कंप्रोमाइज़ है तो फिर आप सीजेरियन करिए, अगर बेबी कंप्रोमाइज़ नहीं है तो फिर आप ऑब्जर्वेशन रखिए उसमें। उसके बाद जो है वो आपका सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज़ है तो फिर आप जो है वो उसको लेफ्ट पोजीशन पे उसको, अगर ब्रेडिकार्डिया है तो एट्रोपिन देंगे, या हाइपोटेंशन है तो वेजोप्रेशर दें। सही है। लेट में जो कॉम्प्लिकेशन में पोस्ट प्रोनंस है डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ दी नीडल एंड द गेज ऑफ द नीडल। अगर आपके जो है वो कम गेज नीडल जो यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो CSF के लिए जो वो ज़्यादा होंगे और PTP के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉर्ड एक्वाइन, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को हेड करते हैं तो उसकी वजह से होता है। अगर आपके स्पाइनल आर्टरी जो है वो हेड करते हैं तो बिकॉज ऑफ दी जो आर्टरी रहा है वो, तो उसकी वजह से स्पाइनल हेमाटोमा बन सकता है। So these are the references, middle anesthesia, modern anesthesia. If you have any question, you can ask me. And thank you so much.